हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। तो आज की हम क्लास हमारी पीवाईक्यू क्लास है हिंदी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, अगर आप एग्जाम में इन प्रैक्टिस सेट को लगाकर जा रहे हैं तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, बिना किसी डाउट के। बाकी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, आप पीवाईक्यू भी नहीं लगा रहे हो, उसके बाद आप सोचोगे हाँ चलो देख लेंगे जैसा एग्जाम होगा, तो ऐसा सोचने के वजह से आपका जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। और ऐसा सोचने की वजह से आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल इस तरह की एक विचारधारा आप अपने अंदर बना लेंगे कि पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, कल से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत तो देखो रोज के रोज करनी पड़ेगी। ठीक है, और पीवाईक्यू सेट जो होते हैं वो पीवाईक्यू सेट करवाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपका जो एक सब्जेक्ट है जिसको आपने इतने दिनों से पढ़ा है वो आपका कितना तैयार है। ठीक है, एक चीज इसमें ये आ जाती है कि जितना भी आप पीवाईक्यू सेट लगा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, उसके बाद उन आंसर्स को वेरीफाई कीजिए और फिर देखिए आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, तो ये सारे काम तो आपको पीवाईक्यू के साथ करने ही हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप समझिएगा कि हाँ आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से हुई है या हो रही है। ठीक है, अब तो खैर रिवीजन का ही टाइम ना, अब पूरा सिलेबस उठाने का टाइम तो देखो है नहीं। आयोग ने जून में बोला था इसका एग्जाम कि जून में हो जाएगा, तो जिन्होंने एग्जाम देना है वो जून तक अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे कि अब एग्जाम उनकी तरफ से कभी भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब ये एग्जाम की डेट आई है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में इसकी डेट आई है। कोई बात नहीं, जिनकी तैयारी जून तक हो चुकी है वो अपना प्रैक्टिस सेट भी कर रहे थे और यहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट की अपनी तैयारी करते रहो। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो। ठीक है, रेखा चित्र, आत्मग्लानि, संस्मरण, आत्मकथा। ठीक है, रेखा चित्र तो वो होता है जो किसी के भी एक तरह से हम किसी की चित्र बना रहे हैं या किसी को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि हाँ वो इस तरह का एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है संस्मरण, यानी कि आप किसी को स्मरण करते हुए उसका आप कुछ भी उसके बारे में लिख रहे हैं। तीसरी चीज आती है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि का मतलब होता है कि भाई जो भी अनुभव अपनी जिंदगी में किए, उस एक्सपीरियंस का आपके साथ क्या, आपके लिए आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आपको उससे थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ या खुशी महसूस हुई। ठीक है, तो आत्मग्लानि उस चीज के लिए लिखी जाती है। आत्मकथा, जी बिल्कुल, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को ही आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करो। देखो, अब इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, अन्य किसी से हम बात करेंगे। ठीक है, तो अन्न का मतलब अनाज, अनाज और दूसरा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निर्गुणा शब्द का उपसर्ग क्या है। ठीक, निर्गुणा शब्द का उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय में जैसा कि मैं पहले ही बताती हूँ, आप मूल शब्द को अलग कर लेंगे। ठीक है, और बाकी का जो बचेगा वो उसका उपसर्ग होगा अगर पहले लगा होगा तो, और प्रत्यय होगा अगर बाद में लगा होगा तो। निर्गुणा से गुण को अलग कर लीजिए, गुणा को अलग कर लीजिए, क्या बचा, निर्बचा, यही इसका उपसर्ग हुआ। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक है, खिलौना शब्द का मूल शब्द, खिलौना से क्या होगा, खेलना। ठीक है, खिलौना क्या होता है, खेलने वाला, तो खिल तो इसका बिल्कुल मत करना, इसका मूल शब्द है खेल। खेल से ही खिलौना बना है, खेल से ही खेलना बना है। ठीक है, खेल है इसका मूल शब्द। अब देखो, खिल से अगर आप यहाँ पे सीधा उपसर्ग प्रत्यय के बेस पे जाओगे ना तो खिल सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है मूल शब्द बताओ भाई खिलौना किसका वेरिएशन है, तो वो खेल होगा, ना कि खिल होगा। ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, उन्होंने कहाँ जाना है।
अब अशुद्धि क्या नजर आ रही है आपको? उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण? उन्होंने क्या हुआ? संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्वर संधि है तो किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का। सामसिक पदों को तोड़ना, सामसिक पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? ठीक, संधि जी नहीं, संधि का मतलब होता है जोड़ना। समास, समास का मतलब होता है जो क्या हो जाए, जो जुड़कर संक्षिप्तीकरण कर दे किसी वाक्य का, वो समास होता है। समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह, जी बिल्कुल। सामसिक पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास विच्छेद, समास विच्छेद का मतलब होता है जो हमारे समास संक्षिप्तीकरण हमने जिसका किया है उस उन शब्दों को बस आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। वो अलग अलग करना है समास विच्छेद का मतलब। और समास विग्रह का मतलब होता है सामसिक पद को तोड़ना, वो उसका क्या है? समास विग्रह कहलाता है। कर्म वाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्म वाच्य में प्रधान क्या होगा? कर्म ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? लिंग वचन कारक के बिना परिवर्तन नहीं होगा परंतु किसी वाक्य को जोड़ने में वो कार्य करते हैं, उस उन शब्दों से पूरे वाक्य पर कोई अधिक फर्क जो है वो पूरा पूरा फर्क हमें उसका नजर आता है, ऐसे शब्दों को अवयव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे और, तथा, एवं, ठीक है। तो ये हमारे शब्द हैं, क्या कहलाते हैं? ये अवयव कहलाते हैं। चलिए आपको एक चिन्ह दिया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। क्या ऐसा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं, कैसा अर्थ प्रकट करेंगे? विशेष, विपरीत, पर्याय, असामान्य, ठीक है। देखो विपरीत और पर्याय तो ये अपने आप में ही खत्म है, मुहावरे की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं असामान्य या फिर विशेष, इन दोनों में से जिसके साथ हम जाएंगे वो होगा हमारा विशेष अर्थ। असामान्य अर्थ नहीं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखेंगे जरा। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज यानी कि एक कार्य और उससे हमें हो गए दो लाभ, मतलब तो इसका ये हो गया। अब अर्थ आप ढूंढ लीजिए, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, या एक ही काम से दो लाभ होना। बिल्कुल सही बात है, डी, एक काम से दो लाभ होना, ठीक है। एक पंथ दो काज, नंबरिंग दी हुई है वहां पे, लाभ ही लाभ नहीं होगा, एक काम से चार लाभ होना नहीं होगा। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि मान लो आपका वर्क भी इनकम्प्लीट था और आप अपनी फ्रेंड के घर गए हुए थे, तो आप उनसे नोटबुक लेने चले गए, छोटे बच्चों की बात बताती हूँ, ठीक है। तो आप उससे मिल भी आए और आप उससे नोटबुक भी ले आए, दोनों काम हो गए, तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं हास्य रस का स्थायी भाव। मैंने आपको बताया था कि रस होते हैं तो उनके स्थायी भाव भी होते हैं, ठीक है। तो हास्य रस वो रस होता है जिसमें हंसी का भाव होता है, तो उसका स्थायी भाव भी क्या होगा? हास, ठीक है। रति श्रृंगार रस का है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? वो है हास, ठीक। तो स्थायी भाव का मतलब होता है कि किसी प्रकार के काव्य को, छंद को पढ़ते वक्त जो भी भाव हमारे मन में आया, वो
वो उस रस का भाव कहलाता है। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस को हम पढ़ते हैं तो प्रेम का भाव हमारा आता है, तो उसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, रति। ठीक है, स्थायी भाव क्या हो गया, रति। अगर हम बात करते हैं क्रोध की, है ना, तो हमारा रौद्र भाव आ जाता है। अगर हम बात करते हैं इस तरह की, भाई जिस चीज को देखकर हमारा मन खराब हो गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विभत्स्य रस। ठीक, विभत्स्य भाव। ठीक, नेक्स्ट ये कहते हैं कि भाई कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं जी, कुंडलिया छंद में होते हैं 6 चरण। ठीक है, तो ये चरण क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली पीवाईक्यूज में बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। मानो ये कोई आपका काव्य लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा होता है ना, या फिर वो इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो जितनी लाइन में वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो उसके चरण कहलाते हैं। तो किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में 7 चरण होते हैं, किसी में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको 6 चरण मिलेंगे वही कुंडलिया कहलाता है। ठीक है, जिसमें 6 चरण मिलते हैं जिस छंद में या काव्य में, तो वो आपका क्या कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है। ठीक है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किसकी, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किसमें होती है, अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ना स्वर है ना व्यंजन है, वर्ण। ठीक है, स्वर व्यंजन वर्णों के भाग हैं। ठीक, आयोगवा, आयोगवा जानते हैं ना क्या होता है, आयोगवा होते हैं अंग और अहा। ठीक है, इनको ना स्वर कहा जाता है ना व्यंजन, तो इनको क्या कहा जाता है, आयोगवा कहा जाता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक, तपसी, तपस्या, तापसी। देखो ये तो तपस्या हट गया, तापसी वैसे ही गलत है, तपसी हो नहीं सकता, बचा क्या, तपस्विनी। ठीक है, तपस्विनी की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, यही होनी चाहिए। ठीक, यही आपकी क्या कहलाती है, तपस्विनी कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये कहते हैं आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द, आचार्य कौन होती है, आचार्य होती है जो फीमेल यानी कि महिला गुरु जो होती है, ठीक, उसको आचार्य कहा जाता है। और जो पुरुष गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं, गुरु, शिक्षक या आर्य। ठीक, गुरु तो कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी कोई भी हो सकता है, तो इसमें तो लिंग आ ही नहीं रहा। ठीक, तो हमारा बचता है आचार्य। आचार्य कौन हो गए, ये हमारे जो पुरुष गुरु माने जाते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, आचार्य। पुस्तक रखी है जी, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पुस्तक एक है, रखी है, और है के साथ अगर है लिखा है, यहाँ पे बिंदी नहीं है, और अगर है तो ये जाएगा बहुवचन में। ठीक है जी, बट अगर यहाँ पे बिंदी नहीं है, ठीक, अगर यहाँ पे बिंदी नहीं है और खाली है लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा जाता है एक वचन में। अगर आप यहाँ से भी कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देख ले, अगर मान लो जैसे हमने कह दिया कि गांधी जी एक महान व्यक्ति हैं, तो गांधी जी के साथ जो है लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, गांधी जी के साथ जो है लिखा जाएगा वो बिंदी के साथ लिखा जाएगा। तो यानी कि ये हमारे कैसा हुआ, ये बहुवचन में आएगा। तो पुस्तक रखी है, ये हमारा किसमें आ गया, एक वचन में आ गया। क्लियर, चलिए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है, कार्य कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। और जिसमें कर्ता कार्य कर रहा हो तो उसमें कौन सा कारक होता है जी, उसमें कर्ता कारक होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ हमारा क्या आया है, ने आया है। बट इस रिमिंग के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कार्य कौन कर रहा है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक,
उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष वो जो जो बात करता है, मध्यम पुरुष वो जिससे वह बात कर रहा है, और अन्य पुरुष वो जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2 भेद जानते हैं? विशेषण के कितने भेद होंगे? देखिए, बिल्कुल विशेषण के होते हैं जी 4 भेद। ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला रास्ता विशेषण है, रास्ते की विशेषता। बर्फीली या बर्फीला पहाड़, पहाड़ की विशेषता। नमकीन पानी, पानी की विशेषता। नमक एक वस्तु है। ठीक है। तो यही हमारा विशेषण नहीं। ठीक, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। गलती यहीं से होती है। पूछा गया है नहीं है, आंसर कर दिया है। ठीक। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है। किसी कार्य को करने का या होने का बोध जो कराए वो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं जी? क्रिया कहलाते हैं। काल समय होता है, संज्ञा किसी का नाम होता है, विशेषण संज्ञा की विशेषता होती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से काल क्या है? क्या काल कहलाता है या काल क्या है? ठीक। क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। ठीक। बहुत सोच समझ के अपना आंसर लिख के रखिएगा। काल का मतलब क्या है? समय। जिस समय पे क्रिया हुई हो, तो क्रिया के घटित होने का समय ही क्या होता है? काल होता है। ठीक है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अधिकतर जितने शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो है संस्कृत के जो शब्द हैं, हमने उनको परिवर्तित करके हिंदी भाषा में क्या किया? इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है। जैसे हमने ग्राम है, क्या है? ग्राम। ग्राम का हमने क्या बना दिया? गांव बना दिया। ठीक है। तो ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। जैसे ये ग्राम हो गया, गांव हो गया, है ना। हम बहुत सारे विदेशी शब्दों का हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे जी? तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? अशुद्ध, परिवर्तित करके जो बोले गए। देशज शब्द क्या होंगे? जो अपने लोकल एरिया में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी मतलब जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश के आप नागरिक हो, उस देश की भाषा को आप बोलते हो, और बाकी सारी भाषाएं हमारे लिए क्या हो जाती है? विदेशी हो जाती है। अरबी, फारसी, इंग्लिश, जापानीज, मल जो भी है। ठीक है। सारी भाषाएं कैसे हैं? विदेशी। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव अभी हमने बताया कौन से होते हैं? जो हिंदी में परिवर्तित करके बनाए गए। ठीक है। ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। देखो, ग्राम मैंने अभी बताया, अश्रु बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है। सूर्य, सूर्य बिल्कुल सही शब्द है, बस गलती किसमें है? माथा। ठीक है। माथा। ठीक है। ये हमारा कौन सा? तद्भव शब्द में आता है। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द या सामान्य शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टा, किसी भी शब्द का जो उल्टा अर्थ होता है वो उसका विलोम शब्द होता है। ठीक है। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के जब अनेक अर्थ हो तो वो अनेकार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द, एक शब्द होता है और उसी अनेक शब्दों का जब अर्थ समान होता है। ठीक है। समान अर्थ वाले बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को सूरज भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। तो ये सूर्य के अर्थ, एक सूर्य को बताने वाले कई शब्द हैं। ठीक है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है बड़ा। अग्रज
हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अग्रज भाई, ठीक है, अग्रज बहन, ठीक है। तो हमारे जो बड़े होते हैं, रिश्ते में जो बड़े लगते हैं, हम उनके लिए अग्रज का इस्तेमाल करते हैं। और जो छोटा होता है, ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा इसका, जो उस अर्थ का छोटा होगा। लघु, सूक्ष्म, छोटा। देखो अग्रज के हिसाब से ये तीनों शब्द हमारे गलत हैं, तद्भव में आते हैं, ठीक है। और हमें तो अग्रज का विलोम बताना है, तो छोटा वोटा आप नहीं बताएंगे, आप बताएंगे अनुज। अग्रज का छोटा क्या विलोम शब्द क्या होता है, अनुज, ठीक है। अब ये लघु, छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, ये अनुज के लिए, या हम जैसे कहते हैं ना छोटा भाई, लघु भाई तो नहीं कहेंगे, छोटा भाई तो बोल भी देते हैं, बट उसका सही प्रॉपर शब्द होता है हमारा अनुज है, ठीक है। चलिए, धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, अंक, स्वार्थ, अर्थ या कोश। देखो अंक का मतलब तो नंबर होगा या गोद होगा, ठीक है। अर्थ तो होता ही है, जिस भी चीज का हमें मतलब पता होता है तो वो अर्थ हो जाता है। स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस जो होती है, ठीक। बाकी बचता है कोश, जी हाँ यही हमारा सही आंसर है, धन का मतलब होता है कोश, ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जी रचनाओं के नाम तो आप अपने साथ नोट करते हुए चलते ना, साथ 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 साथ, ठीक है, ये तो बहुत आते हैं। और देखो जितनी रचनाएं जो पीवाईक्यू में पूछी गई है ना, तो यही रचनाएं केवल आपसे यही आगे फॉरवर्ड करके पूछ ली जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि आगे हिस्ट्री में से उठा के कुछ रचनाओं को आपसे पूछ ले, ठीक है, बाकी तो यहीं से पूछी जाती है अधिकतर। चलिए, अब आ जाता है आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट, जी बिल्कुल, गद्यांश पढ़ेंगे इसके। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। जहाँ यह एक सुखद है, वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फोन आ जाए तो काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको फोन आ जाए तो काफी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल देता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, ठीक है, वह है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होप कि समझ में आ गया होगा पूरा, एक बार पढ़ते ही अब तो समझ में आ जाता होगा, ठीक है। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है, कहीं रहकर भी कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, पैसों का लेन देन कर सकना। तो इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर क्या आता है, वो आता है कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना, ठीक है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो सकता है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, डिस्टर्ब होते हैं ना आप बहुत ज्यादा। मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है, ठीक है। मोबाइल फोन के प्रयोग से में सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा, राइट, क्या होगा, लाभ होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन की हानि, फोन के लाभ, मोबाइल फोन। उचित शीर्षक क्या होगा, फोन की हानि नहीं हो सकती क्योंकि उसमें लाभ भी है, लाभ नहीं हो सकता क्योंकि हानि भी दी गई है, हमारा मोबाइल नहीं हो सकता, अपने मोबाइल की बात नहीं कर रहे, तो सबसे उचित शीर्षक होगा मोबाइल फोन, ठीक है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, ये तो हो गया उसके क्वेश्चन। अब एक नया क्वेश्चन आता है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे इसका क्या आ जाता है, महादेवी वर्मा की कृति है नीरजा, क्या है, नीरजा, ठीक। क्लियर है इतनी चीज। अब जरा वही चीज है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखेंगे, गद्यांश को दोबारा पढ़कर इसी तरह से अंडरलाइन करके फिर उसके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक।
बाकी के सभी क्वेश्चंस को आप एक एक बार और कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेट जैसे मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ वैसे ही आपकी तरफ से भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।